नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड अनिश राजा के निर्देशन पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष कुंवर पृथ्वी सिंह यादव ने अपनी टीम के साथ वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि सभी को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आने वाले समय में लगाए गए पौधे वृक्ष बनकर हमारी आने वाली पीढ़ी को शुद्ध व स्वच्छ पर्यावरण दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि पौधों के कटान की वजह से भूजल स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। वायुमंडल में हवा भी प्रदूषित होती जा रही है, जिसकी वजह से जीव जंतु सभी को परेशानी हो रही है और लोगों को भी सांस संबंधित बीमारियां भी हो रही है। इसलिए सभी को पौधारोपण जरूर करना चाहिए। इस अवसर पर नोमान अहमद, प्रताप सिंह, नीलमणि सिंह, मयंक जाटव, ऋषि सिंह, हिमांशु यादव आदि मौजूद रहे। बीसीएन न्यूज के लिए जालौन से सुधीर राणा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोविड-19 की गाइडलाइन एवं सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए एवरेस्ट वर्ल्ड स्कूल में एक चर्चा का आयोजन वन विभाग हापुड़ द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए हापुड़ नगर पालिका के चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत वरिष्ठ अतिथि के रूप में आए डॉक्टर अब्बास अली, सभासद महेश चंद सैनी, सुनील कुमार सैनी, शिव कुमार चौधरी, अब्दुल मलिक हापुड़ आदि उपस्थित रहे। एवरेस्ट वर्ल्ड स्कूल की तरफ से जीत सिंह, सैनी प्रबंधक, प्रधानाचार्य खुशबू वर्मा, रूपल सोनम, शीतल आदि अध्यापक उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर पालिका चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत ने पर्यावरण की चर्चा करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उसके संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान समय में हमें ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता है। पिछले 2 महीने में कोविड-19 की महामारी में जो ऑक्सीजन की परेशानियां जनता को झेलनी पड़ी है, आने वाले समय में सभी लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष व पेड़ पौधे लगाने होंगे ताकि आने वाले भविष्य में हमें ऑक्सीजन की कमी न पड़े। डॉक्टर अब्बास अली में विस्तार से पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा की और वन क्षेत्र अधिकारी प्रताप सिंह सैनी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए वृक्षों को लेकर चर्चा की। सर्वप्रथम स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में पर्यावरण की सुरक्षा किया 5 जून को विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए और प्रथम बार 5 जून 1989 को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम एक पृथ्वी को लेकर मनाया था तथा अधिक से अधिक पौधे लगाए जाए। यह दिवस हर साल मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रतीकात्मक वृक्षारोपण कार्यक्रम अपने घर, कॉलोनी, रामगढ़ी मार्ग पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आदि द्वारा वृक्षारोपण किए गए, जिसमें वन विभाग की तरफ से एवरेस्ट वर्ल्ड स्कूल को 50 पौधे भी दिए गए, जिसके चलते वृक्षारोपण बदनौली से मडैया रोड पर योगेश सिंह, ग्राम प्रधान बदनौली व अन्य ग्राम वासियों के सहयोग से वृक्षारोपण कराया गया, जिसमें 220 पौधे रोपण किए गए। वन विभाग की तरफ से प्रताप सिंह सैनी क्षेत्राधिकारी, योगिता कौशल वन विभाग दरोगा, विनोद कुमार वन विभाग दरोगा, संजय वन विभाग दरोगा, ब्रजेश कुमार सभासद, सुनील कुमार सैनी, रूपल चौधरी, सोनम, शीतल, नीतू, वासु, गगन, याशिका व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है और इसको लेकर के कार्यक्रम किया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य पब्लिक को, जनता को मोटिवेट करना है कि अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाएं और उसका संरक्षण करें और प्रत्येक दिशा में जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है उसको बहाली का पहले था, वही हमारे पारिस्थितिक तंत्र की बहाली का एक थीम है इस वर्ष का 5 जून 2021 में, कि उसको कैसे हम पुराने पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करके अपनी पुनः अवस्था में लाएं। उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना चाहिए, इसी विषय में गोष्ठी हमने आयोजित की थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष प्रफुल्ल सारस्वत जी उपस्थित थे, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अब्बास अली उपस्थित थे और इसमें फिर पौधारोपण किया गया प्रतीकात्मक वृक्षारोपण के रूप में। यहाँ पौधारोपण किया गया है अपना घर कॉलोनी से रामगढ़ी रोड पर। कितने पौधे पे नोट करिए थे आपने? 50 पौधे यहाँ हमने लगाए हैं और जो मुख्य अतिथि या जो उपस्थित आगंतुक थे हमारे, उनको सबको एक पौधा उधर बांटा।
हाँ, वन विभाग के सौजन्य से विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें मुझे, मेरे साथी सभासदगणों को और आदरणीय प्रोफेसर अब्बास अली जी को सभी को सहभागिता का मौका मिला। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर जो विशेष बात मैंने यहाँ कही है वो मैं आपके सामने पुनः दोहरा रहा हूँ। जिस भी निवास के सामने, हापुड़ नगर पालिका में घर के सामने ऐसा प्रस्ताव मैं अपने सम्मानित बोर्ड के समक्ष अगली बोर्ड बैठक में रखूँगा जो शीघ्र ही होने वाली है, कि जिस भी आवास के सामने 2 वृक्ष लगभग 5 फुट की हाइट के कम से कम हैं, उस आवास को मैं ऐसा प्रस्ताव अपने सम्मानित बोर्ड के समक्ष रखूँगा कि उस आवास के स्वामी को 10% टैक्स में कमी की जानी चाहिए, 10% टैक्स इस वजह से छूट दी जानी चाहिए कि उसके आवास के सामने 2 वृक्ष कम से कम 5 फुट हाइट के हैं। और जितना भी हमारा व्यवसायिक क्षेत्र है उसके समक्ष जिसने भी डेकोरेटिव प्लांट 2 कम से कम ज़मीन में रोपित कर रखे हैं और बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर रखे हैं और कम से कम हाइट 4 फुट हो, ऐसा डेकोरेटिव प्लांट हो, तो उस कमर्शियल व्यवसाय को, उस दुकान को 10 से 15% के बीच में जहाँ भी मेरा सम्मानित बोर्ड निश्चित करेगा वो छूट दी जानी चाहिए उसके टैक्स में, व्यवसायिक टैक्स में। ऐसा मैं अपने सम्मानित बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा सम्मानित बोर्ड, जैसा कि जिस दिन से हमने सबने शपथ ली है, विकास के प्रत्येक कार्य में, शहर को सुंदर बनाने के प्रत्येक कार्य में, शहर के चहुमुखी विकास के प्रत्येक कार्य में मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। सम्मानित बोर्ड इसमें भी मुझे अनुग्रहित करेगा, सम्मानित बोर्ड की मुझे इजाज़त मिलेगी तो हम हापुड़ नगर पालिका में प्रत्येक आवास के सामने जिनके कम से कम 2 वृक्ष 5 फुट हाइट के हैं और व्यावसायिक दुकान के सामने डेकोरेटिव प्लांट कम से कम 4 फुट हाइट के हैं, उन्हें ये छूट दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं अपने सम्मानित बोर्ड से ये निवेदन करूंगा, ये घोषणा आज मैंने यहाँ की है। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ककवन थाना प्रभारी संतोष कुमार ओझा ने अपनी टीम के साथ वृक्षारोपण किया एवं प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आने वाले समय में लगाए गए पौधे वृक्ष बनकर हमारी आने वाली पीढ़ी को शुद्ध व स्वच्छ पर्यावरण दे सके। उन्होंने कहा कि पौधों की कटान की वजह से भूजल स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। वायुमंडल में हवा भी प्रदूषित होती जा रही है, जिसकी वजह से जीव जंतु सभी को परेशानी हो रही है और लोगों को भी सांस संबंधी बीमारियां भी हो रही है। वृक्षारोपण का शाब्दिक अर्थ है वृक्ष लगाकर उन्हें उगाना, उसका प्रयोजन करना, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना। मानव के जीवन को सुखी, समृद्ध व संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण का अपना विशेष महत्व है। मानव सभ्यता का उदय तथा इसका आरंभिक आशय भी प्रकृति अर्थात वन वृक्ष ही रहे हैं। मानव को प्रारंभ से प्रकृति द्वारा जो कुछ प्राप्त हो रहा है और उसे निरंतर प्राप्त करने रहने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। इसलिए सभी को पौधारोपण जरूर करना चाहिए। इस अवसर पर पुलिस बल आदि मौजूद रहे। BCN न्यूज के लिए कानपुर से विवेक मिश्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित चैतन्य आश्रम को कटान से बचाने के लिए पिचिंग और पक्का घाट बनाने का कार्य चल रहा है। आश्रम के संस्थापक ने स्वयंसेवक संघ से जोड़कर बड़े स्तर पर समाज सेवा के काम की है। संस्थापक की मृत्यु के बाद शासन द्वारा आश्रम की सुरक्षा को देखते हुए 12 करोड़ का बजट पास किया है। कार्य की जांच में आए सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता निरीक्षण करने आश्रम पहुंचे। कार्य की गति बेहद धीमी पाए जाने पर कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को फटकार लगाई व एई को निलंबन करने की बात कही। उन्होंने शहर के कल्पवृक्ष के पास बन रहे पिचिंग का भी निरीक्षण किया। हमीरपुर जिले के भिलावा मेरापुर मोहल्ला में चैतन्य आश्रम तक बाढ़ से होने वाली कटान रोकने और पक्का घाट बनाने के लिए शासन ने 12 करोड़ 23 लाख 82 हजार रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें 3 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी है। 2 कंपनियां निर्माण करा रही है। निर्माण कार्य बारिश के पहले पूर्ण कर लेना था, लेकिन अभी बमुश्किल 20% भी कार्य नहीं हुआ है। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता VK निरंजन ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जहां पर उन्हें कार्य बेहद धीमी गति से मिला, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित कंपनी के ठेकेदारों सहित सहायक अभियंता को कड़ी फटकार लगाई। जनपद में आपका आगमन हुआ है सर, क्या निरीक्षण में क्या मिला, क्या पाया? ये जो यमुना नदी के ईस्ट चेतन आश्रम
कि उसमें घाट बनने का काम जो है बड़ा महत्वपूर्ण काम है। माननीय मंत्री जी की बड़ी सी प्राथमिकताओं में से है, माननीय सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह। तो इस काम को देखने आए थे। इसमें पाइल ड्राइविंग का काम वर्तमान में चल रहा है। सारी पाइल ड्राइव हो गई हैं। यद्यपि बरसात को देखते हुए थोड़ा सा काम स्लो है। इनको निर्देश दिए गए हैं कि काम को बरसात के पूरा करना है। और कुछ कमियां जो पाई थी उसके लिए भी इनको निर्देशित कर दिया है कि इसको ठीक कराएं और कैसे काम करना है, सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है, इसके भी विस्तृत निर्देश अपने यहाँ पर जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ लगे हैं, तैनात हैं, उनको दे दिए गए हैं। और हमें विश्वास है कि हम बहुत जल्दी पूरा काम करेंगे ये। और इतना पवित्र स्थल है, इस स्थल पर भी ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और हमने ये निश्चय किया है कि अगले 15 दिन बाद मैं एक बार पुनः यहाँ आऊँगा कि इस कार्य की प्रोग्रेस और इस कार्य की क्वालिटी और जो मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है उसकी सारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स के भी निर्देश दे दिए गए हैं। अब अगले 15 दिन में मैं स्वयं आके पुनः देखूँगा कि ये काम जो निर्देश दिए गए थे उनका कितना पालन हुआ है और कार्य की प्रगति जो है। BCN न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि की अनदेखी का परिणाम है कि कन्नौज में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं व उनके पलकों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। कई वर्षों से संचालित कन्याशाला, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास के साथ ही आज एक खूबसूरत परिसर में तब्दील हो चुका है। कई वर्षों से संचालित कन्याशाला, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास के साथ ही आज एक खूबसूरत परिसर में तब्दील हो चुका है। उक्त भवन नगर के मध्य में पुलिस थाने के करीब व बालिका छात्रावास के बीच में होने से छात्राओं के लिए बेहद सुरक्षित है। इसे सतवास रोड पर कन्नौज महाविद्यालय एवं बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के पास बने नवीन परिसर में स्थानांतरित करने के आदेश हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन व जिला प्रशासन तत्काल इस आदेश को निरस्त करे, वरना कांग्रेस जन छात्राओं एवं उनके पालकों के साथ सड़कों पर आकर आंदोलन को मजबूर होंगे। ऐसा पूर्व विधायक कैलाश कुंडल इन्होंने कहा। BCN न्यूज के लिए देवास से कन्नौज नगर के सभी नागरिकगण और उन बालिकाओं के पालकगण तो जानकर शायद दुख होगा कि हमारे नगर के एक ऐतिहासिक स्थान कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन, जो हम कई पीढ़ियों से देखते हुए आ रहे हैं, वो शासन के एक तुगलकी आदेश से उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के पालकों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। देवास जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 तारीख को एक आदेश जारी किया है कि परियोजना के तहत एक नवीन भवन कन्या हायर सेकेंडरी के लिए बना है, जो कॉलेज भवन और बालक छात्रावास हायर सेकेंडरी स्कूल के पास है, सतवास रोड पर। आप और हम सब इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि जितना सुरक्षित वर्तमान परिसर है, खूबसूरत परिसर है, जिसको बालकों बालिकाओं ने, शिक्षकों ने बड़ी मेहनत से एक खूबसूरत परिसर में तब्दील किया है, इस परिसर को उस नवीन भवन में सतवास रोड पर स्थानांतरित करने का आदेश हुए हैं। बड़ा आश्चर्य है जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर, आश्चर्य है स्थानीय जिम्मेदार लोगों के ऊपर कि सबसे सुरक्षित सारे छात्रावास इस कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के आसपास हैं, पुलिस थाना परिसर इसके पास में है, SDM कार्यालय इसके पास है, और पालक और छात्राएं दोनों ऐसा महसूस करते हैं कि इससे सुरक्षित स्थान बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या कारण बना कि बालिकाओं के इस स्कूल को आज सतवास रोड पर स्थानांतरित करना पड़ रहा है। आप कल्पना करें, यहाँ से सारी छात्राएं छात्रावास में रहने वाली पूरे नगर को पार कर वहाँ स्कूल पहुँचेंगी और वापस वहाँ से लौटेंगी। मेरा शासन से, जिला शिक्षा अधिकारी से, जिला कलेक्टर महोदय से और क्षेत्रीय विधायक महोदय से अनुरोध है कि तत्काल इस निर्णय पर रोक लगाएं, और अगर निर्णय पर रोक नहीं लगती है तो मजबूर होकर हम कांग्रेस जन छात्राओं के साथ,
छात्राओं के पालकों के साथ और कन्नौज नगर के अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर हो गए, जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की होगी। कैमरा पर्सन दीपक बैरागी, अजय ध्रुवे के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। अनूपपुर के कोतमा अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में होने वाली अघोषित विद्युत कटौती और गांव में डिम लाइट होने की वजह से ग्रामीणों को होने वाली असुविधा को लेकर कोतमा के विधायक सुनील सराफ विद्युत विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया और सत्याग्रह की चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द ग्रामीण इलाकों में होने वाली विद्युत संबंधित समस्याओं से निराकरण करने की बात कही। आपको बता दें कि विद्युत संबंधी ग्रामीणों को हो रही समस्याओं को लेकर विधायक ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें बैनर व पोस्टर के माध्यम से कांग्रेसी विधायक द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की गई है। विधायक द्वारा प्रदेश सरकार पर निकम्मी होने का भी आरोप लगाया गया। विधायक सुनील सराफ ने कहा कि जल्द से जल्द विद्युत संबंधी समस्या का निदान नहीं होता है तो सत्याग्रह का रास्ता अपनाया जाएगा। विधायक जी, आज आप जो है विद्युत मंडल के सामने धरने में बैठे हुए हैं और आपने चूँकि 6 दिन पहले भी इस बात की आपने अल्टीमेटम दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र कुछ मांगे हैं विद्युत समस्याओं को लेकर और ना पूरी हुई तो मैं धरने में बैठूंगा। आज आप बैठे, क्या क्या मांगे आपकी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं तो अनगिनत हैं। मैं आज धरने पे बैठा हूँ बिजली से संबंधित समस्या के लिए। गर्मी का मौसम है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, शासन सरकार ये कह रही कि आप घर से ना निकलें। 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर जून का महीना है। ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल फेस लाइट दी जा रही है। सिंगल फेस लाइट में न तो पंखा चल रहा है उनका, न ठीक से टीवी चल रही है, न पानी के लिए पंप चल रहा है, न आटा की चक्की चल रही है, कूलर वूलर की तो बात ही छोड़ दो। इतनी बुरी हालत है। शहर में लाइट है, मेरे घर में लाइट है, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोग इस मुसीबत में हों तो मैं अपने घर पे कैसे बैठ सकता हूँ? मैंने 10 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था सरकार को। मैंने मंत्री जी से सीधे बात नहीं हो पाई थी, उन तक चिट्ठी लिखा था, खबर पहुंचाया था कि ये अमानवीय कृत्य है। आप ये द्वयम दर्जे का व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि शहर के लोग, हम लोग को 24 घंटे आप बिजली दे रहे हैं, यद्यपि शहर के लोग भी परेशान हैं। दिन में 20 बार बिजली की कटौती होती है, आपके घर में भी होती होगी, और गांव वालों को तो बिजली ही नहीं दे रहे हैं आप। उसके बाद बिजली के बिल आपके आने ही हैं, मुकदमा कायम होना ही है अगर बिल जमा ना करें तो। इस बात को लेकर के आज हम धरने पे बैठे हैं यहाँ पर कोविड के नियमों का पालन करते हुए कि यदि मेरे गाँव क्षेत्र की जनता गर्मी में है या किसी परेशानी में है तो मैं सुख से अपने घर में नहीं बैठ सकता। मैंने एक वचन दिया था और एक संकल्प लिया है कि मेरे क्षेत्र के जनता ने मुझे चुन दिया और जिस दिन उस जनता ने मुझे चुन दिया उस दिन से उनकी परेशानी मेरी परेशानी है। वो अपने घर पे बैठे, मैं उनकी मांग के लिए यहाँ सड़क पे बैठूंगा। हम कांग्रेस के लोग हम सड़क पे बैठेंगे, 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठेंगे और सरकार से अपनी मांग मनवा के रहेंगे। आपका ये अनशन कब तक जारी रहेगा? हमारा 1 दिवसीय धरना है जी। आज का 1 दिवसीय धरना है। हमें उम्मीद है कि सरकार इतने में चेतेगी। अगर इतने में भी नहीं चेतेगी, मैं आज ये धरना करने के बाद भोपाल जा रहा हूँ। एक बार और आपको बता दूं कि ये धरना सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे 67 ग्राम पंचायतों में कोतमा विधानसभा के हर ग्राम पंचायत के सामने हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता धरना दे रहा है। चूँकि एक जगह सारा सबको इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, कोरोना का पीरियड है, इसलिए हर ग्राम पंचायत में धरना हो रहा है। ये सारी चीज़ इकट्ठी करके आज मैं भोपाल जा रहा हूँ। कल ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करूँगा, ऊर्जा मंत्री से सारी बात रखूँगा। मुझे विश्वास है कि समस्या का हल निकलेगा। अगर नहीं निकलता इसके बाद भी तो ज़रूरत पड़ेगी तो भोपाल में मैं ऊर्जा मंत्री के घर के सामने धरने पे बैठूंगा या और आगे जो लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ूंगा। मिशन न्यूज के लिए अनूपपुर जिले से भूपेंद्र पटेल की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर। जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के भैरवपुर के रहने वाले रंजीत मंडल के 19 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काजल कुमारी की शादी 15 दिन पहले हुई थी और काजल की अपहरण 3 तारीख को किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया।
हालांकि घर में काजल कुमारी को नहीं देखने पर आनन फानन में काजल के माता पिता को ससुराल वालों ने इनकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पिता अपने रिश्तेदारों से पूछताछ करने लगे, लेकिन जब कोई अता पता नहीं चला, सब थाने में बैठे पुलिसकर्मी को अपनी बेटी को घर वापस लाने के लिए गुहार लगाने पुलिस के दफ्तर पहुंच गए, जहां पिता के द्वारा अपनी बेटी का अपहरण का आवेदन देकर खोजबीन करने की आस में थाना पहुंचे थे। हालांकि काजल के पिता की माने तो अपनी बेटी की खोजबीन के लिए थाने में गुहार लगाते रहे और हाजीपुर पुलिस गाली गलौज करते हुए थाने से भगा दिया गया। पिता के गुहार के बदले हमीरपुर पुलिस ने कहा, हमें क्या एक ही काम बचा है क्या आपकी लड़की को खोजो। जिसके बाद काजल के पिता थाने से निराश होकर गांव के एक जनप्रतिनिधि को आवेदन देकर बेटी की वापसी के लिए गुहार लगाई, लेकिन 48 घंटा बीत जाने के बाद ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मामले पर कुछ अता पता लगा पाया, न ही सरकारी दफ्तर में बैठे पुलिसकर्मी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जब सुशासन की सरकार एक बेटी के लिए लगातार यथासंभव प्रयास करे है, तो दूसरी तरफ सुशासन की सरकार की पुलिसकर्मी बेटी को खोजबीन करने के लिए गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए, ये खीरीबान सरपंच साहब के यहाँ मिलने के लिए आए हैं, अपनी व्यथा बताने के लिए आए हैं और इनकी बेटी का शायद अपहरण हो गया है और पुलिस में इनका केस दर्ज नहीं हुआ। ये भटक रहे कई दिनों से और क्या तकलीफ़ है इनको इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। तो बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत मंडल हुआ। अच्छा रंजीत जी, आपका घर कहाँ हुआ? भैरवपुर। क्या घटना है आपके साथ? क्या मेरा बेटी 3 तारीख के डेट में घर से निकला था, लापता है। किस समय, रात में कि दिन में? दोपहर 12 बजे निकली। फिर क्या हुआ? फिर आज तक अबे ने किया, पता लगा, पता नहीं लग रहा है। उसके बाद थाना पे गए, जाने के बाद वहाँ दिए कागज नहीं लिया, उल्टा पुल्टा करके उनको भगा। क्या बोला आपको थाना प्रभारी? थाना पर गए, कागज दिए तो बोले ऐसे ऐसे मैटर है। तो बोला कि ठीक है, मैटर बताए उसको। तो बोला कि तुम्हारा हम ठिका लिए हैं, मेरा बेटी खोया है तो खोजने का। उल्टा पुल्टा बोला, भगा। क्या बोला? ठिका लिया तुम्हारा बेटी को खोजने का, यही बोला। हाँ, उल्टा पुल्टा बोला, भगा दिया। हम चल आए घूर के। अच्छा, आप अकेले गए थे और कोई गया? एक आदमी और था साथ में सर। एक आदमी। और ये बगल में कौन है? मेरा वाइफ है। अच्छा, आपको भी घटना की जानकारी है ना? जानकारी है वही सर की। बाद में फिर 4 तारीख को फ़ोन किया, हम लोग खोज रहे थे। कौन फ़ोन किया? अब फ़ोन किया तो उसका हम नंबर आपके मोबाइल पर फ़ोन आया? मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया। अच्छा। तो फ़ोन आया, हम पूछे कि वो बोला कि आप कौन बोल रहे हैं? हम वही बोला कि कौन बोल रही है? बोले काजल की मम्मी बोल रहा है। वही बोली कि आप कौन बोले? काजल की मम्मी बोल रहे हैं। बोले हाँ, काजल की मम्मी ही बोल रहे हैं। तो आप हम बोले आप कौन बोल रहे हैं? बोले हम काजल की सहेली बोल रहे हैं। तो बोले काजल की सहेली बोल रहे हैं, तो आप ही के पास में है? तो बोली कि हाँ जी मेरे पास। आप उसको अस्थिर रहिए, आप उसको खोजिए न, परसों तक में चले जाएगी। हम बोली जब काजल जब आपके पास है तो हमको एक कॉल बात करा दीजिए उससे। तो मोबाइल को बंद कर दी। बंद करने के बाद 2-3 बार हम जब कॉल लगाए, कॉल लगाने के बाद तब फिर जब कॉल खुला तो बोले हम बाबू को लेकर यहाँ मयागंज आए दवाई दिलाने के लिए। अब वो कहाँ गई या नहीं गई अब हमको ही पता नहीं। थाना में गए थे ना? थाना में नहीं हुआ केस? नहीं, जब सब बात सुन के जब हम केस वहाँ भेजे गए थाना, तो थाना में जब लेवे नहीं किया। क्या बोला? वही जो हम तो गए नहीं, जिसके पापा ही गए थे। जानकारी तो हुआ होगा, उनके पापा बताया होंगे ना? जो पापा इसका वही बोले कि नहीं लिया, कैसे ऐसे बात बोला कि तुम्हारा ठिका लिए ऐसे लिए है। तो मिशन न्यूज के लिए हमीरपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। शराब माफियों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य मुख्यालय स्थित उत्पाद विभाग की टीम और कटिहार पुलिस के संयुक्त छापेमारी में 2000 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की है। ये शराब ट्रक में लादकर बंगाल से पटना ले जाया जा रहा था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरकांत झा ने जानकारी देते हुए कहा कि मद्य निषेध इकाई पटना की को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से पटना शराब ले जाया जा रही है। इसी क्रम में पटना के मद्य निषेध इकाई और कटिहार पोठिया पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। NH के बकरी के समीप ट्रक से भरी मात्रा में शराब को बरामद कर लिया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने ट्रक सहित शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। आगे मामले पर जांच जारी है। उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 लाख की शराब है।
गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध इकाई बिहार पटना को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से पटना लाया जा रहा है। उसी संबंध में पटना के मद्य निषेध इकाई और हमारे कटिहार जिला के पुलिस जो कोठिया ओपी के थी, संयुक्त रूप से NH पर बखरी के नज़दीक एक हिमाचल प्रदेश नंबर की ट्रक को पकड़ा, जिसमें कुल 225 कार्टून शराब जो 225 लीटर था, और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी बरामद हुआ जिसमें भी 5 कार्टून शराब था। कुल शराब 270 लीटर थी और कार्टन 230 लीटर हुआ। इसमें दोनों गाड़ी पर जो ले जा रहे थे शराब तस्कर, वह 3 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई और सभी में रॉयल चैलेंज और मैकडोवेल शराब था और काफ़ी मात्रा में शराब लाई जा रही थी। और यह बहुत बड़ा था जो गुप्त सूचना के आधार पर, टेक्निकल के आधार पर पटना द्वारा पकड़ा। कहाँ से कहाँ जा रही थी? यह बंगाल से पटना ले जाया जा रहा था। सर कितने की लागत की शराब होगी? ये लगभग 15 से 20 लाख की शराब संभवतः हुआ है। BCN न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।